सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद शैली जी, जय हिंद मोहित, प्रिंसेस, गौरव। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आप सभी का मैं आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लासेस। ठीक। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पढ़ेंगे हिस्ट्री, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे पढ़ेंगे पॉलिटी। क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग विक्की जी, गुड मॉर्निंग। बहुत साधारण भाषा में जितनी चीजें जरूरी हैं हमारे लिए एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए वो सब मैं कवर करूंगा। ठीक है। और एक चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितनी क्लास में पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। हिस्ट्री में तो फिर भी ये मानते हैं कि हिस्ट्री बहुत वाइड हो जाती है, हिस्ट्री में कई बार कोई छोटे से इलाके बड़े से इलाके से सवाल पूछ लिया गया, ठीक है, या ऐसी चीज जो पता नहीं कहीं किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती थी, ठीक है। बट पॉलिटी की ये श्योर शॉट गारंटी है कि जितना क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं पहले बताता हूं कि ये पॉलिटी आखिर है क्या। ठीक। तो हम लोगों के एग्जाम में जो पॉलिटी आती है वो पूछी जाती है भारत के संविधान को लेकर। ठीक है, कि भारत का संविधान क्या है, उसके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल्स की क्या भूमिका है वो सब पूछा गया। ठीक है। अब यहां पर और बारीकी से हम लोग देखते हैं कि कई बार आप लोग सुनते हैं अरे पार्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, बहुत चीजें पूछी जाती है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले शुरू करने से पहले कि ये जो पॉलिटी है इसका सिलेबस क्या है। ठीक। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्या है? इतिहास हमारा। ठीक है। तो भारत का इतिहास जो है वो भारत के आजादी से पहले के पल थे। ठीक। ओके। तो यहां पर अगर देखा जाए प्री 1947, 1947 से पहले जो है वो अगर हम आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो वो सब इतिहास है। ठीक। और जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया तो देश को कैसे प्रशासन चलाया गया देश का, वो देश की पॉलिटी है। ठीक। तो यहां आप देखिएगा कि ये जो पॉलिटी है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। ठीक है। आजादी के बाद का भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक। अच्छा, अब हमारे देश में अंग्रेज जो थे वो तो मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया, अंग्रेज क्या 1757 से भारत में थे। ठीक है। भारत में प्रशासन चला रहे थे। तो उस समय पर तो जो भारतीय कानून थे वो सब वो कानून थे जो अंग्रेजों की संसद ने बनाए थे। ठीक है। जो कानून अंग्रेजों के द्वारा पास किए गए थे। ठीक। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब देश हमारा आजाद हो गया और जब हमारा भारत का संविधान बनाया गया, ठीक, तो जितने भी फिर कानून बनाए गए वो संविधान को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। क्लियर? तो भारत में वही संविधान लागू हो सकता है, जिस वही कानून लागू हो सकता है जो संवैधानिक तौर पर बनाया गया। ठीक। अब और बेसिकली अब जैसे आप लोग कई बार प्रिंसेस जी का सवाल है सर पॉलिटी में क्वेश्चन कितने आते हैं। अब देखो मैं आपको ना सारे एग्जाम्स का एक बेसिक आइडिया देता हूं। अगर हम एनडीए के पेपर की बात करें तो एनडीए के पेपर में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे। ठीक है। अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में तो
अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो सीएपीएफ का पेपर है उसमें भी 15 से 20 सवाल आ जाते हैं। एफकेट के पेपर में थोड़े से कम रहते हैं, 5 to 8, ठीक है। तो ये इनके बीच में नंबरिंग रहती है सभी में, क्लियर। अच्छा, अब अगली चीज हम लोग देखते हैं। अब कई बार आप लोग बात करने हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की या भारत के संविधान की, ठीक है। तो संविधान में कई चीजें आप लोग सुनते हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि सर ये आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक। आर्टिकल क्या होते हैं ये भी सवाल आ जाता है, ठीक। दूसरा सवाल कई बार आप लोग पूछते हैं, सर ये जो हमने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स भी हैं, ये पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें आपने सुनी है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स क्या होते हैं, क्या। तो ये शेड्यूल्स भी आपने सुने हैं पर पता नहीं है इनका मतलब क्या है, ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ देखिए कि हमारा जो स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में होते हैं स्टूडेंट्स। स्कूल में बच्चे ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्लास फर्स्ट में होंगे, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करते हुए 12th तक होंगे, क्लियर। तो ये जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इन्हें हमने अलग अलग इनकी एबिलिटी, इनकी शिक्षा के हिसाब से इन्हें ग्रुप किया, ठीक है। किसमें किया, हमने इन्हें किया क्लासेस में, ठीक। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने क्लासेस में लाकर बांट दिए, ठीक। अब उसमें से ही कई बार आप देखते हैं कि कुछ स्कूल में क्या होता है कि आपने स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उनके लिए अलग से कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई सर एक स्कूल में हमारा स्पोर्ट्स कमिटी अलग है, हमारी कल्चरल कमिटी अलग है, ठीक। आप देखते हैं ना कि जो स्कूल है उसके स्पोर्ट्स की चीजें देखने के लिए कुछ अलग ग्रुप स्टूडेंट्स बना दिए, क्लियर। कुछ कमिटीज के लिए कल्चर एक्टिविटी डांस के लिए कोई अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। पर वो ग्रुप होता क्या है, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं में से तो बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो बना दिए गए, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए बना दिए गए, चाहे वो डांस के लिए बना दिए गए, ठीक है, या और भी किसी कल्चरल एक्टिविटी के लिए बना दिए गए, क्लियर, ऐसा होता है, ठीक। अब कुछ ऐसा ही हमारे संविधान में हुआ, ठीक है। संविधान में संविधान नागरिकता की बात करेगा तो नागरिकता की बात इस नंबर की पे करेगा। भारत के राज्यों को कम करना है ज्यादा करना तो उसकी बात इस नंबर पे करेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात इस नंबर पे करेगा, राष्ट्रपति की बात इस नंबर पे करेगा। तो हमारे देश का जो संविधान है, ठीक है, उस संविधान में आर्टिकल्स बनाए गए, ठीक है। ये आर्टिकल्स वैसे ही हैं जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हर आर्टिकल की एक अलग वैल्यू है, ठीक। ये जो आर्टिकल्स हैं, अब सारे जो आर्टिकल्स हैं, आप किसी हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 395 आर्टिकल्स। अब 395 आर्टिकल्स आप किसी से कहेंगे कि भैया आर्टिकल 1 to 10 में क्या है, तो वो 1 to 10 तो आपको बताएगा नहीं, वो टोटली बता देगा, अरे 1 to 10 में ना मोटे तौर पर ये बात की गई है, ठीक। तो हमारे देश में जो टोटल आर्टिकल हैं वो 395 है, ठीक है। अब 395 आर्टिकल्स को ग्रुप किया गया है टोटल 25 पार्ट्स में, ठीक। और ये जो 25 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं, इनमें से जो कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं उनके लिए अलग से हमने ग्रुपिंग बनाई है और टोटल बनाए गए हैं 12 शेड्यूल्स, क्लियर, ठीक है।
तो इस तरीके से जो हमारा संविधान है वो काम करता है। आई होप आपको समझ आया कि ये आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आगे आगे चलेंगे, आपको समझ आएगा। अब जैसे आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, हमारे देश की का क्या इलाका है। और इस पार्ट 1 में आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। ठीक है, हमारे देश का संविधान का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो बात करता है नागरिकता की, सिटीजनशिप की। ठीक है, इसमें आर्टिकल आते हैं 5 टू आर्टिकल 11। ठीक, ऐसे ही जो तीसरा पार्ट है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, इसमें आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। क्लियर? तो ऐसे करते करते 25 पार्ट है, उनमें सभी में आर्टिकल्स आते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक आपको चीजें समझनी है कि हमारा संविधान कैसे काम करता है। ठीक है, और संविधान में क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं। क्लियर? ठीक, चलिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगली चीज क्या आती है, ठीक, कि ये संविधान बनाया कैसे गया। ठीक, अब अगर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1757 में, ठीक है, अगर बात की जाए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अंग्रेजों का भारत में प्रशासन जो था, ठीक, अंग्रेजों ने शासन चलाया 1757 से शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज अलग अलग कानून लेकर आ रहे थे। ठीक है, मैंने आपको ब्रिटिश कंसोलिडेशन का जो टॉपिक पढ़ाया है हिस्ट्री में, मैंने उसमें बताया ना रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक है, चार्टर एक्ट क्या था, ये सभी चीजें बताई थी मैंने आपको। ठीक, अब क्या हुआ कि हमारा जब ये संविधान का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कैसे हुई। ठीक, और ये जो संविधान था, ये संविधान एक तरफ तो चलो हम भारत का संविधान बना रहे हैं, ठीक है, बट संविधान बनाने के साथ साथ ये सवाल ये उठता है कि ये जो संविधान है, ठीक है, ये किन चीजों को ध्यान में रखते हुए और क्यों बनाया गया। ठीक, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये संविधान जो है वो क्यों बनाया गया। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, कोई ऐसी चीज जिसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो। आई होप चीजें सारी क्लियर हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे 1757 से भारत का कानून बना रहे थे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहां पर अंग्रेजों ने जो भारतीय कानून बनाए वो बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था, ये हमारे संविधान से पहले देश को चलाने वाला आखिरी कानून था। ठीक, और ये जो कानून रहा ये भारत में लागू रहा टिल 26 जनवरी 1950। क्लियर? 26 जनवरी 1950 तक ये संविधान, ये कानून भारत में लागू रहा। ठीक, अब भारत में प्रशासन कैसे चलेगा। अब आप देखिए, हमारा देश आजाद तो हो गया था 1947 में, ठीक है, 1947 में, बट उसके बावजूद हमारे पास अपना कोई रूल नहीं था जिससे देश को चलाते। हमारा देश चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से। ठीक, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जाकर भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 जो है ये रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, चलिए, अब क्या हुआ कि यहां पर भारत के लोगों ने कैसे अपने जो बात थी वो रखी, वो देखिएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि 1934 में सबसे पहले भारत में एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ठीक है, उसके एक नेता हुआ करते थे एम एन रॉय।
एम एन रॉय। ठीक है, अब एम एन रॉय साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले ये एक आइडिया रखा, उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया रखा कि भारत में लोग, भारत के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपना संविधान होना चाहिए और उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए। मतलब संविधान को बनाए जाने के लिए एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए जो भारत के लोगों के लिए संविधान को बना दे। क्लियर? तो यहां क्या हुआ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो इन्होंने रखी। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी, अब आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ये कहा कि हमारे देश के लिए ऐसी भी कोई संस्था होनी चाहिए, वरना अब तक तो भारत के जो लोग थे, ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो है, ठीक है, उसी के हिसाब से चल रही थी बात। ठीक है, इससे पहले 1929 में जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने कहा कि अब हमें अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है और हमें पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज के लिए आगे लड़ना है। ठीक है, अब इन्होंने ये जो एम एन रॉय की डिमांड थी, इनकी डिमांड के बाद 1935 में उस समय की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड कर दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि कांग्रेस ऑफिशियली उन्होंने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो सारी डिमांड उठा दी गई, पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैसे जाए, ये एक और बड़ा मुद्दा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसी समय पर 1938 में, ठीक, पहली बार नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो ये चाहती है, ठीक है, कि हमारे संविधान बनाने के लिए जो संवैधानिक संस्था है वो बनाई जानी चाहिए और उसके लिए लोग वोट दे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एडल्ट फ्रेंचाइज। अब एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि भारत के जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, क्लियर? समझ आया? तो ये कुछ शुरुआती दौर था कि जब हमारे संविधान के लिए डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, अब इसी समय के दौरान क्या हुआ कि यहां पर आप देखिएगा कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। ठीक, अब आप देखो कि एक तरफ तो भारत में इतना बड़ा एक राजनीतिक आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश थे, वो जिस ग्रुप का हिस्सा थे उसे कहते थे एलाइड कंट्रीज। क्लियर? ब्रिटिश जो थे वो एलाइड कंट्रीज का हिस्सा थे। ठीक, और दूसरी तरफ
वो लड़ रहे थे एक्सिस कंट्रीज के खिलाफ, ठीक है, जिसमें प्राइमरीली जर्मनी, जापान, इटली, ये मेन कंट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। एलाइड में ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर जो सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, रशिया जो कहलाया गया, ठीक है, चाइना, वो सब एलाइड का हिस्सा थे, ठीक है। अब ये दो कंट्री मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत के लिए यही दो महत्वपूर्ण थे, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दो हमारे लिए जरूरी थे, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जब ब्रिटिश सरकार भारत में रूल कर रही थी, तो उन्हें अब एक चीज महसूस हुई कि भारत में सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो है कांग्रेस, ठीक है। तो हमें कांग्रेस का भी समर्थन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का समर्थन हमें नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में तो ये पूरा आंदोलन हमारे लिए टफ पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि अंग्रेज जो है वो एक तरफ तो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर कहां चल रहा है, वर्ल्ड वॉर आप बेसिकली देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यूरोप में ये जो एलाइड कंट्रीज हैं, ये कुछ छोटे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है, उधर जर्मनी जो है वो छोटे देशों पर कब्जा करना चाहता है, ठीक। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चल रही थी मेनली यूरोप के देशों में, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम, उस इलाके में, ठीक। अब क्या हुआ कि एक तरफ तो ये जर्मनी से ब्रिटेन लड़ रहा है, ठीक है, दूसरा भारत के नजदीक जर्मनी का एक साथी जापान लड़ रहा था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को ये खतरा महसूस होना शुरू हुआ कि भैया एक तरफ तो हमारी जो सेना है वो जर्मन से लड़ रही है यूरोप में जाके, ठीक है, दूसरी तरफ हमारी थोड़ी जो सेना है वो लड़ रही है जापान के नजदीक, और जापान भारत की तरफ बढ़ता आ रहा है, ठीक। तो ऐसे मौके पर अगर देश के अंदर एक और आंदोलन शुरू कर दिया कांग्रेस ने, तो हम ये तीन जगहों पर कैसे जाके लड़ेंगे, ठीक। तो अब जब अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, ठीक है, तो उस समय के दौरान क्या हुआ कि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भैया अब इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में, ठीक है, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेक्लेरेशन भारत के लिए, एक प्रस्ताव लेकर आए कांग्रेस के लिए, ठीक है, और उस प्रस्ताव को बोला गया ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, उसे ऑगस्ट ऑफर बोला गया, ठीक। और इस ऑगस्ट ऑफर में ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, जो संविधान बनाने की डिमांड थी, ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो अगस्त ऑफर था, इसकी खास बात क्या रही कि ये पहली बार अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया था कि हां, एक संवैधानिक संस्था बनाई जानी चाहिए भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने अगस्त ऑफर ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ठीक। अब ये जो 1940 में आप ये देख सकते हैं, ये अगस्त ऑफर की जो डिमांड आई थी, ये भारत के लोगों के लिए पहली जीत थी, ठीक। पर इस अगस्त ऑफर में क्या हुआ कि इस अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने यहां पर यह कह दिया कि भैया हम संविधान तो तुम्हें बनाने देंगे, ठीक है, पर जो तुम्हारे देश के अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनसे पूछेंगे कि क्या वो सहमत हैं, सिर्फ तभी हम ये अलाउ करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां अंग्रेजों ने दोबारा से एक चाल चल दी। अंग्रेजों ने यह कहा कि भैया हम तुम्हें बनाने का अधिकार तो दे रहे हैं,
पर जो अल्पसंख्यक हैं उनसे पूछेंगे। अल्पसंख्यक का मतलब ये ब्रिटिश जो थे वो इस मौके पर भी ये चाहते थे कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को आपस में लड़वाया जाए, ठीक है। और अल्पसंख्यक की जब भी बात कही गई इसका मतलब ब्रिटिश जो है वो मुस्लिम लीग को सामने लेकर आना चाहते हैं, ठीक। अब इस मौके पर उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम तो ये करेंगे, ठीक। अब यहां पर ये ऑगस्ट ऑफर जो था ये लाया गया, ठीक है। और इस ऑगस्ट ऑफर को कांग्रेस के नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया रिजेक्ट? उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिशर्स, जब तुम एक तरफ तो हमसे कह रहे हो कानून बनाने का अधिकार, और तुम कह रहे हो कि नहीं बनेगा तभी जब अल्पसंख्यक से पूछेंगे, तो एक तो उन्हें समझ आ गया कि भारत के लोगों को अभी भी बांटना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज उन्हें अब यह भी समझ आ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगर कह रहे हैं अल्पसंख्यकों से पूछे बिना नहीं बनेगा या उनकी सहमति के बिना नहीं बनेगा, तो यह गलत है। क्यों? अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी आबादी कम है, ठीक है। अगर आबादी कम है, ठीक है, तो उन्हें जो ज्यादा आबादी वाले हैं उनके बराबर बराबरी के अधिकार कैसे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो थी ये किसी भी प्रकार से अब यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। अब इसी के बीच में आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑगस्ट ऑफर जो है ये तो चल ही रहा है, ठीक है। पर ऑगस्ट ऑफर के प्रपोजल में एक दूसरी चीज जहां पर अब अंग्रेजों को दिक्कत आ चुकी थी, वहां अंग्रेजों को अब ये समझ आ गया था कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। और जब कांग्रेस के नेता ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो दोबारा से यहां पर जो ये कानूनी प्रक्रिया की जिसकी हम बात करते हैं, ये कानूनी प्रक्रिया जो है ये किस प्रकार से लागू होगी, क्लियर। तो ये अब आप देखिए कि ये एक बड़ा सेटबैक था, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ा सेटबैक था, ठीक है। और इस सेटबैक में अब ब्रिटिशर्स जो है उनके ऊपर ये एक अब ये देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स ना तो इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे थे, ठीक है, कि भैया इन्होंने तो हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक। और दूसरी तरफ ना ही ब्रिटिशर्स कुछ भारत के लोगों को ऑफर करना चाहते थे, ठीक। अब ये जो ऑगस्ट ऑफर था ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब कांग्रेस ने रिजेक्ट करा उसी समय के दौरान वर्ल्ड वॉर और एग्रेसिव हो गया। जर्मनी जो था वो ब्रिटिश कंट्रीज की ओर फ्रांस के ऊपर हमला करने वाला था, बेल्जियम के ऊपर बढ़ चुका था। इधर जापान जो था वो भारत की ओर बढ़ता आ रहा था, उसने चीन पर हमला कर दिया था, उसने सिंगापुर, बर्मा इन इलाकों की ओर एग्रेसिवली अब बढ़ता आ रहा था, ठीक है। तो अब जब अंग्रेजों के ऊपर और प्रेशर बढ़ा तो अंग्रेजों ने फिर जल्दबाजी में कहा कि हाँ हम ठीक है, हम आपके लिए एक और प्रपोजल लेकर आ रहे हैं जिसे बोला गया 1942 में क्रिप्स मिशन ऑफर। क्रिप्स मिशन प्रपोजल, ठीक है। अब ये जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल यहां भारत में लाया गया, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। हम भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान जो है वो बनाएंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ठीक है। कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम एक संविधान बनाएंगे, पर भारत के लिए आजादी की बात नहीं करी उन्होंने। उन्होंने कहा कि भारत को तो हम डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं, मतलब वो संविधान तो बनेगा बट अंग्रेजी हुकूमत के अधीन बनेगा, ठीक। तो अब ये जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल लाया गया, इस क्रिप्स मिशन प्रपोजल में अंग्रेजों ने बात तो कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसकी यहां पर बात की गई, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आप ये देखेंगे कि यहां पर, ठीक है, अब ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं ये शुरू हो गई, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है यहां पर बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है इसकी शुरुआत होने लगी, संवैधानिक बातें होने लगी, पर इसे फाइनली इंप्लीमेंट कैसे किया गया, ठीक। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि 1942 में तो भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया,
क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ ही, ठीक है, दूसरी चीज क्या शुरू हुई कि यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। क्लियर? तो ब्रिटिशर्स के ऊपर एक डबल प्रेशर जो था वो अब यहां पर पड़ चुका था। क्लियर? ब्रिटिशर्स जो हैं अब उनके ऊपर किसी प्रकार से प्रेशर बढ़ने लगा कि भैया अब तो इन्हें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्रेसिवली बढ़ते जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है और ये भी स्थिति आ गई। क्लियर? तो अंग्रेज जब यहां पर, अंग्रेजों के लिए जो स्थिति थी वो टफ होती चली गई। ठीक है? और ऐसे मौके पर अंग्रेजों ने 1946 में डिक्लेयर करा कि भारत में भेजा जाएगा एक कैबिनेट मिशन। ठीक है? कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाएगा। ठीक है? अब कैबिनेट मिशन ने कहा कि यहां पर इन्होंने एक्सेप्ट करा फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है? ये एक्सेप्ट किया कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत में बनाई जानी चाहिए। ठीक है? और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी कि उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रहेगा। ठीक है? अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में लाया गया था, इसमें 3 लोग आए थे। इसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है? दूसरे इसमें थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है? और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। क्लियर? तो ये 3 जो लोग हैं इनका एक समूह भारत में लाया गया। ठीक है? और इन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जानी चाहिए उसकी प्रक्रिया इन लोगों ने तय करी। ठीक है? अब इन्होंने कहा कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो लाया था, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या काम करेगी वो भी यहां पर तय कर दिया गया। ठीक है? अब आप देखिए कि यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इन्होंने कहा कि देश में इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है? और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसके बाद प्रतिनिधि चुने जाएंगे। क्लियर? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पर तय कर दी गई। ठीक है? अब आप देखिए कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसे करना शुरू किया गया। ठीक है? तो ये भी आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करेगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे। टोटल 389 मेंबर्स इसमें होंगे। ठीक? जिसमें से 296 जो हैं, ठीक है, वो तो मेंबर्स जो हैं वो भारत के जो इलाके थे उन्हें सीटें दी गई। ठीक है? तो यहां आप देखिए कि 292 सीट्स जो थी वो तो जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी उन्हें दी गई और 4 सीट दी गई चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है? अब ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो हैं वो क्या क्या थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़, ठीक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे। ठीक है? इसके अलावा यहां पर, ठीक है, ये 296 सीट्स ये रही और 92 जो सीट्स थी, 93, ठीक है, ये दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक? जो राजाओं की रियासतें थी। ठीक? ये जो 292 सीट थी, इनमें जो पहले ही देश में चुनाव हुए थे 1945-46 में, उनके ही जो विधानसभाओं के प्रतिनिधि थे उन्हें कहा गया कि आप चुन के लोग भेजिए, आप
छांटिए लोगों को और आप भेजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपका प्रतिनिधि कौन बनेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय की गई। ठीक है, जब भारत के पार्टीशन की बात तय हो गई तो ये कहा गया कि इस 389 मेंबर बॉडी में 299 लोग जो है वो तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और 90 जो है वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे। ठीक, तो दोनों देशों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, जो संविधान बनाने के लिए संस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से तय की गई वो यहां पर आया। ठीक है, इसके अलावा ये जो लोग हैं इन्हें चुनने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो कराए गए। ठीक, अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती, तो वो पार्टीशन की जो बात थी वो आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया उसके बाद बताऊंगा, बाकी के जो इवेंट है वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। क्लियर, और इसमें मुस्लिम लीग नहीं आई। ठीक है, अब ये जो मीटिंग थी, अब इस मीटिंग में आगे कैसे प्रक्रिया चलती, ठीक है, तो उसके लिए पहले एक जो अध्यक्ष हैं उन्हें तय करना जरूरी था। ठीक है, तो क्या किया गया कि इस 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक टेम्परेरी कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ओके, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए। क्यों? क्योंकि उस समय पर यह देखा गया कि अभी एक परमानेंट प्रेसिडेंट को हम चुने उससे पहले जो सबसे वरिष्ठ हैं, जो सबसे सीनियर हैं, उन्हें हम लोग आज की बैठक का प्रेसिडेंट बना देते हैं और फिर इनकी लीडरशिप में आगे हम लोग चुनाव करेंगे। ठीक है, एक अपने परमानेंट प्रेसिडेंट का। क्लियर, तो अब यहां पर अगली जो बैठक हुई, ठीक है, वो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कि यहां पर अब अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चुनाव कराए गए। ठीक है, और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट अब यहां पर चुन लिए गए। अब इसके साथ साथ दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए। क्लियर, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इन्होंने अब काम करना शुरू करा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी इन्होंने ये काम करना शुरू करा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत मजबूत अब आगे होती गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आगे जो है सिर्फ एच.सी. मुखर्जी जो है वो ही वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बने रहे। वी.टी. कृष्णमाचारी को फिर ड्राफ्ट कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। ठीक, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने काम करना शुरू करा। ठीक, और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यहां पर नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है,
उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो उनके द्वारा पेश किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब कि ये जो संवैधानिक संस्था बनाई गई है ये काम कैसे करेगी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सारे जो एक प्रिंसिपल्स हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करेगी, ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा तय कर दी गई। ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है, इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। क्लियर, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ये मान लिया गया कि हाँ ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं जिन पे आगे काम किया जाएगा। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये एक्सेप्ट कर लिया गया, और देखिए खास बात आप देखिए कि यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था लेटर ऑन इट वॉज एडॉप्टेड एज प्रियम्बल। यही हमारे संविधान में बाद में प्रियम्बल के तौर पर ऐड कर लिया गया। ठीक तो कि हमारा संविधान में क्या होना चाहिए, लोगों की हमसे उम्मीदें क्या हैं, ये सारी चीजें इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी जिसे बाद में प्रियम्बल के तौर पर ऐड कर लिया गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने बहुत काम करे। ठीक है, इसने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, आप देखिए कि नेशनल फ्लैग वॉज ऑल्सो एडॉप्टेड। नेशनल फ्लैग जो था वो भी अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, यहां पे 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया। तो इन्होंने अब फाइनल करना शुरू करा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या काम करेगी। क्लियर, अच्छा अब आप देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या क्या गाइडलाइंस, कैसे कैसे बैठक हुई, ये सभी चीजें। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था उसमें संविधान की क्या फिलॉसफी होने वाली है, क्या फंडामेंटल्स होने वाले हैं, वो सभी इसका हिस्सा थे। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और क्या क्या जिम्मेदारियां थी। ठीक है, तो 22 जुलाई को इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है वो भी अडॉप्ट कर लिया। क्लियर, इसके साथ साथ यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 में पास्ड दी कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने मई 1949 में कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है, ठीक है, कि भारत उसका हिस्सा बनेगा, ये भी इन्होंने पास कर दिया। ठीक, इसके बाद आप देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने और भी जिम्मेदारियां निभाई। ठीक है, तो मई 1949 में ये हुआ, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी किया। क्लियर, उसे एडॉप्ट करने के बाद में और भी जिम्मेदारियां यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने अब यहां पर लागू करनी शुरू कर दी। ठीक है, जैसे यहां पर 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इन्होंने नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सो इट एडॉप्टेड
द नेशनल एंथम एज वेल। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को यह भी डिक्लेयर करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ही विल बी दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये भी यहां पर तय कर दिया गया था। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने कितनी बड़ी जिम्मेदारियां जो थी इसके द्वारा निभाई गई। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने रातों रात कुछ काम किया हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत का संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, इतना समय लगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें इसके टोटल 12 सेशंस हुए। ठीक है, जिसमें से जो 11 सेशन थे वो तो भारत का संविधान बनाने के लिए लगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसका 11 सेशन जो थे वो तो संविधान बनाने के लिए लगे। ठीक है, और इसका जो 12th सेशन था, ठीक है, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसे इतना समय लगा इसे भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यही जो 12th सेशन था, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूड एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संसद जो था वो भी यहां पर इसी के तौर पर इसने काम करना आगे शुरू कर दिया। क्लियर? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब इसने, अब आप देखिए कि कैसे, कितना समय लगा, कैसे संविधान बना, कैसे संविधान बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो थी वो अब यहां पर देखी गई। ठीक है, तो टोटल ये 11 सेशन हुए। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप ये देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारियां क्या क्या दी गई, भारत का संविधान भी बनाना था और इन्हें भारत के पार्लियामेंट के तौर पर काम भी करना था। ठीक है, ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगे, तो टोटल आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर हमारे भारत का संविधान बनाने पर जो खर्चा आया वो था 64 लाख रुपए। ठीक है, 64 लाख रुपए लगे इसमें संविधान बनाने को। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका सिंबल हुआ करता था एलिफेंट। क्लियर? एलिफेंट वॉज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसने ये काम करे। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसे एक डुअल रोल दिया गया, इसे इसे 2 जिम्मेदारियां जो थी वो दी गई। ठीक डुअल रोल, 2 जिम्मेदारियां इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। पहली जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, भारत का संविधान बनाना जो था वो इनकी पहली जिम्मेदारी थी। ठीक है, और दूसरी जिम्मेदारी क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन,
लॉ मेकिंग आजाद भारत के लिए। ठीक है, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इसकी बैठक होती थी, ठीक है, उसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब भी ये एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ मेकिंग के लिए इसकी बैठक होती थी, ठीक, तो इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मवलंकर। ठीक है, जीवी मवलंकर। क्लियर? तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके ये दो जिम्मेदारियां थी, ठीक है, जो इन्हें दी गई थी। क्लियर? तो इस प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू करा। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जरूरी लोग थे? ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सर बीएन राव जो थे, ठीक है, बीएन राव जो थे वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जितनी सलाह देनी है वो सलाह देने का काम बीएन राव का था। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो थे सुझाव, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, एचवीआर अयंगर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। ठीक है, इनके बाद एसएन मुखर्जी जो थे वो बहुत जरूरी नाम रहे। एसएन मुखर्जी थे जिनका काम था ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प करना। ठीक है, इसलिए उन्हें बोला गया चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कई बार आप सुनते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतने खूबसूरत तरीके से लिखा किसने, हैंडराइटिंग किसकी थी? ठीक है, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। उन्हें कहते हैं कैलीग्राफर। मैं नीचे लिख देता हूं, राइटर जो थे। ठीक है, कैलीग्राफर जो थे जिन्होंने ये लिखी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पेंटिंग्स बनी होती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि हमारे आर्ट कल्चर एंशियंट हिस्ट्री से किससे जुड़ी हुई पेंटिंग्स भी बनाई गई। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग्स थी ये नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जो हैं उनके द्वारा बनाई गई। ठीक है, ठीक है, तो डेकोरेशन पेंटिंग जो है वो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, इनके द्वारा की गई। ठीक है, अब आप ये भी सोचते हैं कि ये संविधान हिंदी में भी तो लिखा गया, ये तो इंग्लिश में तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिख दिया, हिंदी में किसने लिखा? ठीक है, तो हिंदी की जो कैलीग्राफी की गई थी, हिंदी की भाषा की जो लिखा गया, वो लिखा गया वी के वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य और नंदलाल बोस, उन्होंने। ठीक, हिंदी कैलीग्राफी इन लोगों के द्वारा की गई। ठीक है, अब ये जो संविधान बनाया गया, इस संविधान बनाने के लिए इस संविधान को सबसे जरूरी अगर हम देखते हैं तो इस संविधान को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो ऐसा नहीं था कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 लोग मिलकर सब संविधान बना रहे हैं। ठीक है, इस संविधान को बनाने के लिए कुछ कमिटियां भी तय की गई। ठीक है, और यहां पर सबसे जरूरी कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के
चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए तो हम डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये संविधान बनाने का जो एक कोर ग्रुप था, जो मेन लोग थे जो जिम्मेदार रहे, वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ठीक है, अब ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लीडरशिप में ये टोटल 7 लोग थे। ठीक है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अलावा अगले जो मेंबर थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर बेसिकली दी मेंबर्स। ठीक है, यहां पर गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, अगले थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो पूरे देश के लोगों का है। ठीक है, अगले रहे डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी जो है वो यहां पर रहे। ठीक है, अगले यहां पर रहे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, अच्छा, उनके अलावा आप ये देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 लोग जो थे वो बदले भी गए। ठीक है, यहां पर एक रहे एन माधवराव। ठीक है, ये एन माधवराव बाद में आए थे, क्योंकि शुरुआत में हुआ करते थे बी एल मित्र साहब। ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आए टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और टीटी कृष्णमाचारी जो थे वो आए डीपी खेतान साहब की जगह, जब डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई। क्लियर? तो ये मेन ड्राफ्टिंग कमिटी थी। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, इन्होंने संविधान बनाने के लिए पूरी दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक है, 60 से ज्यादा देशों के संविधान को देखा कि उसमें से क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं और क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हम भारत के संविधान में लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने तकरीबन आप ये देखेंगे कि 10 से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स से थे, ऐसे इंपॉर्टेंट देशों के संविधान और कानून थे जिनसे कुछ जरूरी चीजें इन्होंने आखिर में भारत के संविधान में लागू करी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने जो पहला ड्राफ्ट था, मतलब इन्होंने पहला जो ड्राफ्ट बना के संविधान की रूपरेखा बना के वो पब्लिश कर दी फरवरी 1948 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने सबमिट कर दी कि भैया ये है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगले पब्लिक फीडबैक के लिए आम जो लोग हैं उनके लिए रखा गया कि आप इसे देखिए और इसमें बताइए क्या जो कमी है, वो सब चीजें यहां पर आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ड्राफ्ट था, लोगों ने जो सुझाव दिए, उस सुझाव को इन्होंने, जो दूसरा ड्राफ्ट था वो इन्होंने अक्टूबर 1948 में लागू कर दिया। अक्टूबर 1948 में इन्होंने दूसरा ड्राफ्ट जो था वो भी लागू कर दिया। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि इस ड्राफ्ट के बनने के बाद, ठीक है, तकरीबन 6 महीने में इन्होंने संविधान को बनाकर तैयार कर दिया था। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ये मेन एक जो कोर ग्रुप था ये वो रहा। ठीक है, तो इस कोर ग्रुप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयरमैन के तौर पर रहे और इन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा इन्होंने गाइड किया और ड्राफ्ट इन्होंने बनाकर तैयार किया। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, इसने सबमिट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन